यार उसकी तो मेरे जैसा एक्सपीरियंस था, उसकी लग गई 1 लाख और मैं रह गया 40,000 पे। मान लो किसी क्लाइंट के साथ आप वर्क कर रहे हो और क्लाइंट ने आपका डिजाइन रिजेक्ट कर दिया। ये हुआ है, बहुत बार हुआ है। हमने बहुत ट्राई किया बट वो नहीं माना। एआई के आने के बाद इसमें जॉब वगैरह लोगों का खतरे में है या नहीं है? एआई हमारा जॉब ले जाएगा, सब तो एआई कर रहा है। अभी आपका इनकम क्या है और अभी आप कितना इनकम जनरेट कर रहे हो? सो हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित प्रासर। आज के इस पॉडकास्ट के गेस्ट है सैली गोयल। हमने इनसे डिस्कशन किया है एकदम स्क्रैच से कि अगर आपको यूएक्स यूआई डिजाइनर बनना है तो आप एक सक्सेसफुल यूएक्स यूआई डिजाइनर कैसे बन सकते हो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस। 96.7% ऐसे लोग हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मैं ज्यादा से ज्यादा गेस्ट बुलाऊंगा और बेटर से बेटर कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा। सपोर्ट करो और जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे उतना ज्यादा बेस्ट से बेस्ट मैं कंटेंट बनाने का कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को और आपके लिए इस पॉडकास्ट में बहुत तगड़े लेवल का कंटेंट मिलने वाला है। तो आप इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखना। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। तो कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को। हमारे ऑडियंस को सबसे पहले ये बताओ कि अभी आप कितना अर्निंग कर रहे हो? डायरेक्ट अर्निंग पे पहुंच गए। क्योंकि ऑडियंस को यही जानना है, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया जा रहा है कि सबको अर्निंग जाननी है। कि कुछ नहीं पॉडकास्ट में, क्योंकि मैं ये भी देख रहा हूँ कुछ लोग तो भगा के देख लेते हैं लास्ट में कि इसका अर्निंग क्या है। ये बताओ, अर्निंग का कहाँ है वहाँ पॉज कर देते हैं। और अर्निंग वाले पे 2-3 बार रिवर्स करके लोग देखते हैं कि आखिर में है क्या। मतलब किसी को नहीं जानना कि क्या प्रोसेस है, क्या स्ट्रगल है, सिर्फ अर्निंग। वही और सबसे बड़ी बात कि आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो तो आप डायरेक्ट अर्निंग पे थोड़ी पहुंच जाओगे। करेक्ट। उससे पहले सीखोगे, करेक्ट, तभी तो आप कमाओगे। करेक्ट। आज का जो पॉडकास्ट का हमारा गोल है ना, अगर कोई यूएक्स यूआई डिजाइनिंग स्टार्ट करना चाहता है अपना करियर, तो उसको जीरो से लेके एक एडवांस लेवल तक कैसे पहुंच सकता है इसके बारे में बात करेंगे और एकदम स्क्रैच से बात करेंगे। तो आप ना अपने जर्नी के बारे में बताओ कि कैसे आपका जर्नी स्टार्ट हुआ था। तो मेरा जर्नी जो था बहुत ही अप्स एंड डाउन्स थे। ऐसा नहीं था मैं डायरेक्ट अर्निंग पे पहुंच गई। यहाँ तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत स्ट्रगल फेस करने पड़े। जब मैं स्कूल में थी तो मैं बहुत ही क्रिएटिव पर्सन थी। तो ऐसा नहीं था कि मैं बहुत स्टूडियस हूँ या 90+ वाली स्टूडेंट हूँ। बहुत ही क्रिएटिव थी। मेरा अदर होमवर्क इनकम्प्लीट होता था बट मेरा जो आर्ट्स क्राफ्ट्स का है वो एकदम अप टू डेट रहता था। तो ऐसे वाली मैं स्टूडेंट थी। तो उसी टाइम पे मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मुझे कुछ तो क्रिएटिव करना है आफ्टर 12th। ये सब BCom BBA BTech ये सब नहीं करना है। तो 11th में मैंने कॉमर्स लिया। कॉमर्स बिकॉज साइंस तो नहीं होने वाला था मुझसे। तो कॉमर्स लिया। कॉमर्स के बाद फिर जब मेरा 12th हुआ तो इसमें मेरे फादर का बहुत सपोर्ट रहा। उन्होंने कौन सी स्कूल से किया आप? दयावती मोदी पब्लिक स्कूल, मोदी नगर से। ओके। आप कहाँ से हो बेसिकली? अभी मैं गाजियाबाद में रहती हूँ, पहले मैं मोदी नगर रहती थी। अच्छा। तो वहाँ से मेरा स्कूलिंग हुआ। उसके बाद मतलब मेरे पापा का बहुत सपोर्ट रहा। उन्होंने कभी मुझे फोर्स नहीं किया कि नहीं तुम BCom करो, तुमने कॉमर्स लिया है, CA करो, MBA करो। नहीं, जो तुम्हारा मन करता है वो करो। तो फिर उन्होंने देखा कि भाई ये क्रिएटिव है, इसको इंटरेस्ट आर्ट्स में है, ये सब चीज़ें हैं। तो उन्होंने मुझे फाइन आर्ट्स करवाया कि ठीक है ये तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। तो मैंने फ़ाइन आर्ट्स किया। फ़ाइन आर्ट्स में बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं लाइक पेंटिंग, टेक्सटाइल। तो मैंने अप्लाइड आर्ट चूज़ किया क्योंकि अप्लाइड आर्ट में डिजिटल वर्क था जिसमें मुझे इंटरेस्ट था, लाइक टूल्स एंड ऑल सब चीज़ें थी। तो वो मैंने लिया। तो उसमें ग्राफिक्स सीखा, कैंपेनिंग, एडवर्टाइजमेंट्स और लोगो डिज़ाइन, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ये सब सिखाते हैं। वो सब सीखा। उसके बाद फाइनल ईयर तक आते आते मैंने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर लिया था ग्राफिक का। क्योंकि उस टाइम पे मुझे UI UX का इतना नॉलेज नहीं था। पता था कि कुछ तो होता है। कॉलेज आपका कौन सा था? कॉलेज था मेरा विद्या। इट्स इन मेरठ, बागपत रोड पे है। तो वो था मेरा कॉलेज। तो उसके बाद पोर्टफोलियो बिल्ड हो गया, सब हो गया। देन आई स्टार्टेड जॉब क्योंकि मेरे कॉलेज में इट्स अ Tier 4 कॉलेज, इवन 3 भी नहीं था, इतना नोन कॉलेज नहीं है। तो जॉब लगने का टेंशन हुआ कि प्लेसमेंट नहीं होता है, जॉब कैसे लगेगा। तो फिर मैंने नौकरी पे प्रोफाइल बनाया, LinkedIn पे एक्टिव हुई और फिर अप्लाईज करना स्टार्ट किया। फिर एक कॉल आया, जो मेरी फर्स्ट कंपनी थी, वहाँ से मुझे कॉल आया कि आप इंटरव्यू के लिए आ जाओ। तो फिर मैं इंटरव्यू के लिए गई। तो 2-3 राउंड हुए और फिर वो इंटरव्यू फाइनल हो गया, क्रैक हो गया। फिर मेरा जॉब लग गया एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। तो मैं फर्स्ट सैलरी सबको बताती हूँ। फर्स्ट सैलरी वॉज 11,000 इन हैंड, जो कि मैं घर से जाती थी कैब में, वो सारा कैब में जाता था, कुछ नहीं बचता था, 1 रुपया भी नहीं बचता था।
तो उस टाइम पे मुझे डीमोटिवेट होता था कि यार क्या कमा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, सारा कैब में जा रहे, कुछ बच ही नहीं रहा है। तो ये कॉलेज के जस्ट बाद आपका? कॉलेज के जस्ट बाद मेरी जॉब तो एज ए इंटर्नशिप लगा था या नहीं? फुल टाइम थी। Okay. फुल टाइम थी। तो मुझे थोड़ा सा डीमोटिवेशन हुआ, बट फिर मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं स्टार्ट करूँगी तो शायद मैं जहाँ मुझे जाना है वहाँ कैसे पहुँचूंगी, क्योंकि डायरेक्ट तो मेरा 2 लाख या 3 लाख का पैकेज लग नहीं जाएगा, कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ एज अ ग्राफिक के थ्रू। फिर ग्राफिक करते करते फिर मैंने एक्सप्लोर किया कि और क्या बेटर कर सकते हैं इसमें। तो फिर पता चला UI UX कुछ होता है, तो वो खुद से ही सीखा, सेल्फ टॉट है, यूट्यूब से और पॉडकास्ट देख देख के और अदर इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर कर खुद से पोर्टफोलियो बनाया और UI स्ट्रॉन्ग किया सबसे पहले, बिकॉज UX एकदम से स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, इट टेक्स टाइम। तो UI स्ट्रॉन्ग किया कॉपी करके चीज़ों को, कि जैसे जोमेटो है, उबर है, तो उसका डिट्टो कॉपी कर दिया एप्लीकेशंस। तो ऐसे करके मैंने UI सीखा, पोर्टफोलियो बनाया, फिर अप्लाई किया, फिर मैंने खुद को ट्रांजिशन किया एज अ UI UX डिज़ाइनर। तो ये थी मेरी जर्नी फ्रॉम ग्राफिक टू UI UX। ओके, आपने कहाँ से सीखा था? और आप 3 यूट्यूब चैनल अगर रिकमेंड करना चाहें जिसको अब अगर कुछ भी नहीं पता है और वो स्टार्ट कर रहा है। हाँ, फिग्मा का खुद का चैनल है, फिग्मा का, तो वो मैंने एक्सप्लोर किया था कि वो क्या सिखाते हैं, क्या करते हैं। और जो मेरे ऑफिस में जो कलीग्स थे वो कर रहे थे कुछ कुछ, जो मेरे फर्स्ट मेंटोर थे ऑफिस में जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, उनसे सीखा बहुत कुछ। तो ऐसे ऐसे करके सीखा, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं था कि एक ही से सीखना है, बिकॉज एक चैनल या एक पॉडकास्ट या एक इंस्टा आपको कुछ नहीं सिखा सकता, आपको 10 जगह से सीखना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे करके मैंने सबसे नॉलेज लिया थोड़ा थोड़ा और देन किया। आप ये बता रहे हो कि आपका फर्स्ट जॉब लगा था, ठीक है, तो आप फ्रीलांसिंग भी वर्क करते हो? फ्रीलांसिंग अभी तो नहीं कर रही हूँ, मैं पहले करती थी। जैसे जॉब जब मैंने UI UX में खुद को ट्रांजिशन किया था उस टाइम पे मैंने थोड़ा बहुत किया था। और फिर ये था कनेक्शंस के थ्रू मैंने प्रोजेक्ट्स लिए, डायरेक्ट क्लाइंट्स के थ्रू नहीं लिए, क्योंकि मिलता नहीं था इतने, क्योंकि मेरे नेटवर्क्स नहीं थे इतने ज़्यादा कि क्लाइंट्स मुझे खुद ही आके दे रहे हैं। तो किसी का कोई फ्रेंड है मेरा, कोई कुछ है जो करता है, उसने दे दिया कि यार ये कर ले वो कर ले, तो ऐसे करके मैंने कुछ कुछ फ्रीलांस किया था। फर्स्ट जॉब के बाद फिर आपने जॉब स्विच किया? हाँ, फिर मैंने स्विच किया UI UX में। ओके। तो जो मेरी सेकंड कंपनी थी वो भी नोएडा में थी। तो उसके बाद उसी टाइम पे कोविड हो गया था, तो वो वर्क फ्रॉम होम चला गया था पूरा। तो बहुत स्ट्रगल था, मतलब उस टाइम पे मुझे था कि मुझे सीखना है, क्योंकि वो मेरे लिए एकदम नया था UI UX उस टाइम पे। तो मैंने बहुत सीखा, मतलब हम 12-12 बजे तक रात को काम किया है, 1-1 बजे तक क्लाइंट के हमने काम किया है, वायर फ्रेम्स 1-1 दिन में बनाए हैं, 2-2 दिन में बनाए हैं। तो बहुत स्ट्रगल किया उस टाइम पे और सीखने को बहुत कुछ मिला कि UI कैसे होता है, UX क्यों करते हैं। बिल्कुल, मेरा एक सवाल है, हाँ, UI UX होता है या UX UI होता है? ये बताओ। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। सब UI UX बोलते हैं, बट मैं UX UI बोलती हूँ। रीज़न इज़ कि UX पहले आता है, बिकॉज रिसर्च आप पहले करते हो, आप वायर फ्रेम पहले बनाते हो, तो वो सब UX का पार्ट है, प्रोसेस एंड एवरीथिंग। UI एंड में आता है, तो इसीलिए मैं उसको UX UI बोलती हूँ। ओके, किसी को कुछ भी नहीं पता है, हाँ, UX UI के बारे में नहीं पता है, तो आप उनको क्या बताना चाहोगे? ओके, सबसे पहले UX होता है एक्सपीरियंस, UI होता है इंटरफेस, ठीक है, दिखता कैसा है। हाँ, यूजर इंटरफेस की वो और यूजर एक्सपीरियंस। तो UX क्या होता है, वो आप बोल सकते हो कि एक बैकबोन है पूरे प्रोडक्ट का। अगर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा तो यूजर आपका प्रोडक्ट छोड़कर दूसरे पे स्विच कर लेगा। राइट। वो वेट नहीं करेगा, अरे यार हो नहीं रहा है, ठीक है। अगर आप पेटीएम में आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, आपके पास फोन पे है, गूगल पे है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट एक चीज होती है एक्सपीरियंस, वो आपको बेटर करना है, वो आपको अच्छा करना है। दिस इज UX। एंड UI होता है कि वो दिखता कैसा है, कि कलर्स कैसे हैं, फॉन्ट्स कैसा है, आइकन्स कैसे यूज किए हैं, तो ये होता है UX UI। ओके, जब प्रोजेक्ट वगैरह आप करते हो तो क्या ब्रेन स्ट्रोमिंग वगैरह करते हो? आप कैसे डिसाइड करते हो कि ये प्रोजेक्ट इस तरीके का करना है? लाइक तो इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जो मेरी अभी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन थी ZS एसोसिएट्स, इट वाज इन पुणे, MNC थी। तो उसमें क्या होता था, जब प्रोजेक्ट हमारे पास आता था तो PMs के थ्रू आता था, प्रोजेक्ट मैनेजर्स उनके थ्रू आता था कि ये क्लाइंट को प्रॉब्लम है, तो ये हमारे प्रोडक्ट में हमें ये ठीक करना है, या फिर एनहांसमेंट करना है, या फिर स्क्रैच से बिल्ड करना है। तो जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता था हमारे पास, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि भाई हम इसको कैसे करें कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसमें ही हम इसको आगे लेके जाएं, या हमें कुछ नया बनाना है। तो हमें पूरा रिसर्च करना पड़ता है कि जो ऑलरेडी है उसमें काम चलेगा, अगर नहीं चलेगा तो हमें रिसर्च टीम के पास जाकर, हमारी रिसर्च टीम थी उससे कनेक्ट करते थे हम कि भाई ये करना है, ये क्लाइंट को प्रॉब्लम है तो इसको अप्रोच करना है।
तो अगर बिल्कुल ही नया बन रहा है तो क्लाइंट्स को पकड़ते थे, जो हमारे यूज़र हैं, एक्चुअल यूज़र्स हैं, हम उनको पकड़ते थे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, रिसर्च करते थे, एम्पैथी करते थे कि भाई आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हम तो बना देंगे लेकिन जब तक हम यूज़र का एक्चुअल नहीं जानेंगे उसको प्रॉब्लम क्या है तो हम उतना रिफाइन उसको नहीं कर पाएंगे, राइट। अपने मन से बनाना कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल। तो ये हमारा स्ट्रैटेजी था कि भाई पहले हम यूज़र के बारे में जान ले कि उसको प्रॉब्लम कहाँ पर है, हमें क्या सोल्यूशन देना है, उसके बाद देन हम वायर फ्रेमिंग और उन सब पे आते थे। ओके, आपका कोई फॉर्मूला वगैरह है क्या कि आप कैसे डिसाइड करते हो कि इस तरीके का हमें बनाना है? से कोई फार्मूला नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स कि भाई अगर कुछ तो छोटा सा प्रोजेक्ट है, कोई सपोज इन्हेंसमेंट आया कि मुझे एक फील्ड ऐड करना है या मुझे कुछ मल्टी सेलेक्ट का या डाउनलोड ऐड करना, तो उसके लिए इतना रिसर्च और ये सब की नीड नहीं है, वो हम सिंपली कर सकते हैं आपस में डिस्कशन करके विद इन अ टीम। बट अगर कुछ आता है कि बहुत ही कुछ तो नया बिल्ड करना है फ्रॉम स्क्रैच, कि कुछ तो नया बनाना है, तो उसके लिए फिर हमारा पूरा प्रोसेस और मल्टीपल डेज के रिव्यू सेशंस और ब्रेनस्टॉर्मिंग टीम्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ, यूज़र्स के साथ, तब वो चलता है। तो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट कितना बड़ा है कितना छोटा है। ओके, डिजाइन में इमोशन का क्या रोल है? गुड क्वेश्चन। इमोशन का बहुत बड़ा रोल है। इमोशंस अगर आप कनेक्ट करते हो यूज़र्स के साथ आपका प्रोडक्ट, तो डेफिनेटली उस यूज़र को आप रिटेन कर पाओगे। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे मेंटल हेल्थ एप्स होती हैं, तो उनको अगर आप ऐसा एक्सपीरियंस दोगे उसमें कि अगर आप ऑनबोर्डिंग प्रोसेस पे हो या आप साइन अप साइन इन जो भी कर रहे हो, उसमें वो आपको बोले कि डोंट वरी, वी आर हियर फॉर यू, है ना, वट एवर यू हैव डिस्कस विद अस, डोंट वरी, है ना, ऐसा करके आप उनसे बोलोगे तो आप कनेक्ट कर रहे हो यूज़र से कि हाँ मतलब कोई है हमारे लिए जो हमारे केयर कर रहा है या जो हमारा देख रहा है एक मेंटल हेल्थ एंड ऑल। जैसे भी जोमेटो स्विगी है, वो कुछ कुछ पुश नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं कि है ना, दिन में परेशान करते रहते हैं। एग्जैक्टली कि बारिश हो रही है, चाय चाहिए क्या, समोसा, हाँ चाय पियोगे क्या। तो ये एक कनेक्शन है, यूजर कनेक्ट करता है, एक ह्यूमर आता है कि अच्छा हाँ यार ये तो बड़ा सही है ना, तो वो बार बार आपको याद दिलाता है कि हाँ हम हैं यहाँ पे आपके लिए। तो ये एक इमोशन है जो कनेक्ट करता है यूजर के साथ। तो थोड़ा सा आप ये बताओ, अगर मान लो किसी क्लाइंट के साथ आप वर्क कर रहे हो और क्लाइंट ने आपका डिजाइन रिजेक्ट कर दिया, तो फिर आपका क्या रिएक्शन होता है और आप उसको कैसे सॉल्व करते हो? ये हुआ है, बहुत बार हुआ है और ये सबके साथ होता भी होगा। तो जब मैं सेकंड ऑर्गेनाइजेशन में थी तो उसमें क्या था कि क्लाइंट एक बहुत ही वियर्ड क्लाइंट था। तो प्रोजेक्ट था क्वेस्टी। तो उसमें क्या था कि एप्पल में आई मूवी करके एक सॉफ्टवेयर होता है, तो वो खुद ही अपने पूरा बना के लाया था डिज़ाइन और सब कुछ। तो उसमें उसने हमें दिखाया कि ये है। तो हमें लगा कि ये हमें दिखा रहा है एज अ रेफरेंस और एग्जाम्पल, हमें ऐसा कुछ एक्सपीरियंस लेकर यूआई दूसरा बनाना है। तो हमने वही किया जो हम लोग काम कर रहे थे उस प्रोजेक्ट पे, मैं और एक मेरा कलीग था। तो हमने वो बनाया। नेक्स्ट डे जब हमने उसको रेफरेंसेस दिखाए कि मतलब जो अपने सैम्पल्स थे 2 वेरिएशन की ये है, तो उसने बोला नहीं ये नहीं चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए। तो हमने कहा कि ठीक है, तो हम नेक्स्ट डे फिर से बना कर लाए क्योंकि हमें समझ नहीं आया उसको क्या चाहिए, बट हमने बना दिया। तो फिर उसने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद हमने एक कॉल सेटअप किया उसके साथ उसका, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था उसको क्या चाहिए, क्योंकि वो 2-4 वेरिएशन हमारे रिजेक्ट कर चुका था। किस टाइप का वर्क था वो? सॉर्ट ऑफ सब कुछ था उसमें, सोशल मीडिया था। अच्छा, उसमें कुछ उसने अपना कुछ एनहांसमेंट किए थे। तो फिर हमने उसके साथ कॉल रखा बेसिकली एम्पैथी करने के लिए कि भाई तुम्हें चाहिए क्या, तुम बार बार रिजेक्ट कर रहे हो। तो फिर उसने अपना वही रेफरेंस दिखाया, उसने कहा मुझे ऐसा चाहिए। तो हमने कहा ऐसा एग्जैक्टली ऐसा ही चाहिए या फिर ये आपका यूएक्स आपको ऐसा चाहिए, आपको एक्सपीरियंस चाहिए ऐसा, और यूआई कुछ नया चाहिए? उसने कहा नहीं मुझे दोनों ही ऐसा चाहिए। और उसका डिज़ाइन मतलब बहुत ही मतलब आप देख भी नहीं सकते हो, उसका ऐसा डिज़ाइन वो खुद से बना के लाया था। अच्छा। तो फिर हमने कहा ये तो बहुत ही अजीब सा डिज़ाइन है, करंट मार्केट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं है और करंट प्रोडक्ट्स जो चल रहे हैं मतलब है नहीं, एस्थेटिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसने कहा नहीं मुझे यही चाहिए। तो उसको कन्विंस हमने ट्राई करा पूरा अपना कि कन्विंस हो जाए, क्योंकि वो बिल्कुल अच्छा नहीं था डिज़ाइन। और अगर हम लोग बना कर देंगे, कहीं वो मार्केट में लेकर जाएगा तो अपना नाम भी होगा कि यार कैसा डिज़ाइन बनाया है इन लोगों ने। तो हमने बहुत ट्राई किया, बट एट द एंड क्लाइंट इज़ गॉड फॉर द कंपनी। वो पैसा दे रहा है, पैसा आ रहा है कंपनी में, तो क्लाइंट को आप भगा नहीं सकते कि नहीं यार हम नहीं बना रहे जाओ। एट द एंड हमने वो बनाया, हमने बहुत ट्राई किया बट वो नहीं माना। एट द एंड हमने वो बनाया, उसने जो भी दिया था उसी को हमने रेप्लिकेट करके स्केच फाइल्स, उस टाइम पे हम स्केच और फिग्मा दोनों यूज़ करते थे, बट स्केच में हमने वो बनाया और उसको दिया कि ठीक है ये लो आपका डिज़ाइन।
तो क्लाइंट को रिजेक्शंस जो होते हैं, क्लाइंट के रिजेक्शंस हम हर टाइम मतलब हम उसको एज अ रूड होकर या उसको वो नहीं कर सकते कि नहीं हम नहीं करेंगे। उसको ट्राई कर सकते हैं कन्विंस करने का, उसको करंट मार्केट स्टैंडर्ड्स दिखा सकते हैं कि भाई क्या चल रहा है मार्केट में, कैसी ग्रोथ है, लोग कैसे इंगेज करेंगे आपके प्रोडक्ट से, राइट। वो सब हम ट्राई कर सकते हैं। अगर स्टिल वो नहीं मानता है तो हमें करना पड़ता है क्योंकि वो क्लाइंट है। बिल्कुल, एट द एंड पैसा तो वही दे रहा है। आप जैसे हमारा कुछ भी अगर मान लो हमने फिग्मा पे सब कुछ बना दिया, तो अगर मान लो हमें टेस्टिंग करना है तो कैसे टेस्ट करते हो आप? यूजर एक्सपीरियंस वगैरह कैसे टेस्टिंग करते हो? ओके, तो टेस्टिंग के लिए हम प्रोटोटाइप बनाते हैं। उसके बाद हम जो भी हमारे क्लाइंट्स या यूजर होते हैं उनके साथ हम टेस्ट करते हैं। हम उनके पास लेकर जाते हैं और हम उनसे कुछ नहीं बोलते, हम उनसे बोलते हैं कि यूज़ करो। तो हम उनका ऑब्जर्व करते हैं कि वो उसको यूज़ करने में कितना मतलब उनके लिए ईजी है। ऐसा तो नहीं वो कहीं स्टक हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि अरे यार अब कहाँ क्लिक करना है, अभी चेकआउट कैसे करना है या पेमेंट कैसे करना है, मतलब उनको समझ आ रहा है कि नहीं फ्लो, हमारे बिना समझाए। हम उनको नहीं बताएंगे कि आप यहाँ क्लिक करो, कि आप यहाँ से डाउनलोड करो, उनको खुद करने दो। अगर वो कहीं स्टक हो रहे हैं मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है अभी डिज़ाइन में, उनको नहीं समझ आ रहा है, बट अगर वो ईजिली उसको पूरा फ्लो अपना कर पा रहे हैं यूज़ अच्छे से, तो इट मीन्स आपका फ्लो अच्छा है और आप गुड टू गो हो विजुअल्स के लिए। ओके, मुझे आप ये बताइए UI UX में फ्यूचर है कि नहीं है? क्योंकि मार्केट में ना अभी बहुत नए नए बंदे आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन है कि यार इसमें कुछ फ्यूचर वगैरह है कि नहीं है। हाँ, आप बताइए आपके अकॉर्डिंग। फ्यूचर बहुत ज़्यादा है। अभी एक तो बहुत हाइप हो गया है मार्केट की UI UX करना है कि क्या करना है, कि कोडिंग नहीं हो रही चलो ये कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको साइड हसल लेके चल रहे हो कि हो ही जाएगा ये। तो कोडिंग से याद है, कोडिंग का कितना रोल होता है इसमें? कोडिंग का कोई रोल नहीं है। अगर आपको आता है तो प्लस पॉइंट है कि आप थोड़ा बहुत समझ लोगे डेवलपर्स के साथ कि भाई आपका जो डिज़ाइन आपने किया है वो कोड होने में कितना टाइम लगेगा, कस्टमाइजेबल है या नहीं, जो भी है, टेक्निकल फिजिबिलिटी है या नहीं, वो सब इजी होता है। थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं आपको कोड करना है। आई डोंट डू कोड, मैं नहीं करती कोड, बट स्टिल थोड़ा बहुत पता है कि जो मैं बना रही हूँ वो इजीली कोड हो जाएगा कि नहीं, इतना नॉलेज होना चाहिए। अभी बैक टू क्वेश्चन की ग्रोथ क्या है UI UX की, तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। अभी लास्ट कल ही मैंने पोल किया था जस्ट टू चेक कि भाई लोगों को क्या लगता है कि मार्केट में पैसा है कि नहीं इसमें, तो बहुत सारों के आया कि यस हमें लगता है कि पैसा नहीं है। तो उनका मिथ है बहुत बड़ा कि पैसा बहुत है। अभी आई एम अर्निंग वेरी गुड, अभी आई कैन नॉट डिस्क्लोज माई सैलरी, बट हाँ तो बट स्टिल वो रीजंस अलग होते हैं कि आप अपनी सैलरी से सेटिस्फाइड हो या नहीं हो। बट जो एस्पायरिंग डिज़ाइनर्स हैं, यंग डिज़ाइनर्स हैं, उनके लिए यही है कि भाई ग्रोथ अच्छी है, बट आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने 1 महीना सीखा और कहीं से सीख कर आए डिज़ाइन स्कूल से और आप सोचो कि यार मेरी सैलरी 1 लाख हो जाए या 50,000 या 2 लाख हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इसमें ग्रोथ स्लो है, स्टार्टिंग स्लो है, बट जब आप एक बार फ्लो में आ जाते हो ना तो फिर आपका पैकेज की कोई लिमिट नहीं है। अब आप खुद सोचो ना कि जो गूगल में बैठा है या जो सेल्स फोर्स या एप्पल में बैठा है उसकी सैलरी नहीं होगी क्या उस डिज़ाइनर की? ऑब्वियसली वो तो बहुत ही अच्छा कमा रहा होगा ना। तो आप कैसे बोल सकते हो सैलरी ग्रोथ नहीं है? ग्रोथ है, सिर्फ आपके माइंडसेट को आपको चेंज करना है कि भाई आप सिर्फ पैसा सोचकर अगर इस फील्ड में एंटर कर रहे हो तो प्रॉब्लम है। तो आप स्टक हो जाओगे पैसे में ही, क्योंकि थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में कम मिलेगा, आप सोचोगे पैसा नहीं मिल रहा, मैं नहीं कर रहा। कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए? फॉर एग्जांपल मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो कितना टाइम अगर मैं इन्वेस्ट करूँ तो एक बहुत अच्छे मतलब लेवल पे पहुँच जाऊँ, मुझे 2-3 लाख का अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा जॉब में? जॉब में, हाँ ठीक है। तो इट टेक्स अराउंड 3 to 4 years प्लस कि आपको 1 लाख प्लस सैलरी आपका आराम से हो जाएगा अगर आप किसी नॉर्मल कॉलेज से पास आउट हो। अगर आप IIT या NIT से, मतलब Tier 3 कॉलेज से Tier 4 कॉलेज से मैं हूँ, हाँ ठीक है, तो फिर आपको टाइम लगेगा। आपके स्किल्स पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने स्किल्ड हो। ऐसा नहीं कि आप नॉर्मली हो तो आप सोचो यार उसकी तो मेरे जैसा एक्सपीरियंस था, उसकी लग गई 1 लाख और मैं रह गया 40,000 पे। तो आप डिफरेंस सिर्फ ईयर में मत देखो, आप स्किल्स में भी देखो कि भाई मुझे इतना आता है, उसको इतना आता है, राइट? तो वो चीज़ें भी मैटर करती हैं। बट अगर नॉर्मल Tier 3 Tier 4 से आप कॉलेज से पास आउट हो, जैसे मैं भी Tier 3 Tier 4 से ही पास आउट हूँ, तो अराउंड 4+ एक्सपीरियंस तो आप मान के चलो कि आपको घिसना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जाके आपकी सैलरी कहीं लैक्स में आएगी।
उससे पहले तो क्योंकि मार्केट भी इतना अच्छा नहीं है। और सेकंड थिंग, लोकेशन का बहुत फ़र्क पड़ता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया। जब तक मैं नोएडा में थी, जब तक मेरे जॉब्स, तो मेरा सैलरी ग्रोथ कम था। जैसे मेरा पुणे साइड गया, एकदम हाइक आया, क्योंकि उधर का कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, उधर आईटीज ज़्यादा है, हब है, तो इसीलिए उधर सैलरीज भी ज़्यादा मिलती हैं। राइट, अगर आप बेंगलोर जाते हो तो और ज़्यादा है। करेक्ट। अभी मुझे, जब मैं स्विच कर रही थी पुणे से, तो इधर मुझे कम मिल रहा था, बट मुझे आना था वापस घर पे इधर ही। बट अगर मेरे पास बैंगलोर, हैदराबाद से जो ऑफर्स आ रहे थे, वो अच्छा हाइक दे रहे थे। तो इट डिपेंड्स लोकेशन पे भी, आपके स्किल सेट पे भी, और एक्सपीरियंस और कॉलेज और उन सब पे। ओके, फ्रीलांसिंग में अगर प्रोजेक्ट उठाना हो तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो तो उसके बारे में बताइए। ओके, फ्रीलांस में उठाना, अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो, आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं, आपने फर्स्ट सेकंड प्रोजेक्ट उठाया है, तो आप स्टार्टिंग में पैसे के पीछे मत भागो। पहले अपना क्लाइंट बनाओ, अपने रिव्यूज, टेस्टिमोनियल्स ग्रो करो कि भाई आपने कितना काम किया है क्लाइंट्स के लिए। अगर आप स्टार्टिंग में पैसे के पीछे भागोगे तो फिर वो क्लाइंट ही नहीं आएगा आपके पास, सोचेगा यार तुम्हारे पास कुछ है तो है नहीं, पोर्टफोलियो नहीं है, टेस्टिमोनियल्स नहीं है, रिव्यूज नहीं है, और तुम मांग रहे हो 1 लाख एक प्रोजेक्ट के। तो स्टार्टिंग में आप ट्राई करो कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट कर सको। उसके बाद जब आपका एक अच्छा सा ब्रांड बन जाएगा तो ऑब्वियसली क्लाइंट फिर आपको पैसा देगा। तो मेरा यही है कि पहले आप अपना ब्रांड बनाओ, अपने आप की आइडेंटिटी बनाओ, चाहे काम करो, थोड़ा टाइम दो, स्ट्रगल करो, उसके बाद फिर आपके पास पैसा तो अपने आप आएगा ही। ओके, एआई का क्या रोल है? आपको क्या लगता है एआई के आने के बाद, मतलब इसमें जॉब वगैरह लोगों का खतरे में है या नहीं है? ये बहुत क्वेश्चन आता है मेरे पास कि एआई हमारा जॉब ले जाएगा, सब तो एआई कर रहा है। बट एक चीज़ है जो एआई नहीं कर पाएगा, अभी तक तो नहीं कर पाया है, एम्पैथी नहीं कर पाएगा एआई। जैसे अभी मैं हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम है या किसी प्रोडक्ट्स में स्ट्रगल है या कुछ भी है, तो वो एआई कैसे बताएगा आपको? वो तो आपसे मैं डायरेक्टली बात करूँगी तभी आपको पता चलेगा ना कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। एआई को कैसे पता चलेगा? अभी मैंने रिसेंटली देखा कि एआई में स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आ गया है चैट जीपीटी में, और वीडियो कॉलिंग का आ गया है, बट वो कितना सेफ और सिक्योर है? कोई प्रोडक्ट कंपनी अगर फाइनेंस की है या बैंकिंग की है, क्या वो अपना वीडियो कॉल करके डेटा शेयर करेगी चैट जीपीटी को? आई डोंट थिंक कि वो करेगी, क्योंकि मेरी अभी फाइनेंस कंपनी है तो वो तो स्क्रीन शेयर नहीं करेगी। इवन सारे सब कुछ ब्लॉक है हमारे का। क्रोम पे अगर मैं चैट जीपीटी ओपन करूँ, ब्लॉक है, सारे एआई टूल्स ब्लॉक है, क्योंकि वो अपना डेटा लीक नहीं करेंगे। तो वहाँ पे आपको अपनी ही क्रिएटिविटी यूज करनी है। तो उसमें एआई मुझे नहीं लगता जॉब लेके जाएगा। एआई टूल है, एक टूल की तरह उसको अडेप्ट करो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करो, उसकी हेल्प लो अपने काम को और इम्प्रूव करने के लिए, बेटर करने के लिए। तो उससे डरना नहीं है कि यार एआई आ गया, यूआई बना देगा, मेरा काम खत्म। ऐसा कुछ नहीं है। स्टिल आपको ह्यूमन टच चाहिए। बिल्कुल चाहिए। और आप जब तक ह्यूमन टच देते हो ना, तो वो नेक्स्ट लेवल पे हो जाता है। एग्जैक्टली। एआई से क्या होगा ना कि एआई से आपको वो मतलब काम करके दे देगा। हो सकता है कि आपका टाइम कंज्यूमिंग कम लगे। एग्जैक्टली। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी कि भाई आप जो 1 घंटे में करते थे वो आप आधे घंटे में कर दोगे। बस इतना डिफरेंस होगा एआई से। कोई जॉब वॉब लेके कुछ नहीं जाएगा। ओके, डिजाइनिंग में ना बहुत फास्ट चेंजेस हो रहे हैं। जैसे मान लो कि आज कुछ और ट्रेंड चल रहा है, कल के डेट में कुछ और ट्रेंड आ जाता है, तो उसको आप कैसे देखते हो और आप नए ट्रेंड के साथ कैसे जुड़े रहते हो? बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं खुद को अपडेट रखती हूँ पॉडकास्ट के थ्रू कि भाई जो नए नए इंडस्ट्रीज़ में हैं उनके पॉडकास्ट सुनती हूँ। और इंस्टा पे आजकल बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो नया नया अपडेट देते रहते हैं। लिंक्डइन पे मैं एक्टिव रहती हूँ। और मूजली करके क्रोम एक्सटेंशन है, वो मैंने अपना यूज़ किया हुआ है, तो उस पर मैं डेली टाइम उस पर स्पेंड करती हूँ। तो वो मुझे डेली अपडेटेड न्यूज़ जो भी चल रहा है मार्केट में, अबाउट टेक्नोलॉजी, अबाउट ट्रेंड्स, नए नए ट्रेंड्स जो है यूआई के, वो सब बताता रहता है। तो उसके थ्रू मैं खुद को अपडेट रखती हूँ कि भाई क्या चल रहा है अभी मार्केट में, क्या नए टूल्स हैं या क्या नई टेक्निक्स आ रही हैं, ये सब चीज़ें। ओके, यूआई यूएक्स में क्या सैलरी रेंज होती है? आप इसके बारे में बताइए कि अगर मान लो कोई स्टार्ट कर रहा है अपना करियर, तो स्टार्टिंग में तो वो एकदम से लाखों में नहीं पहुंचेगा। करेक्ट। तो उसका क्या रेंज होता है, स्टार्टिंग में क्या रेंज होता है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। ओके, ठीक है। तो अगर जैसे मैंने बोला कि अगर वो नॉर्मल कॉलेज से, Tier 3 Tier 4 कॉलेज से है, तो वो एक्सपेक्ट करके चले अराउंड 20,000।
इससे ऊपर भी मिल सकता है, डिपेंड्स लोकेशन पे, जैसे मैंने बोला। बट अगर वो एनसीआर में इधर देख रहा है तो 20 का आप मान के चलो इनिशियल सैलरी, अगर वो फुल टाइम है। और अगर इंटर्नशिप है तो 10,000, 11,000, 15,000 ऐसे करके मिलती है। ठीक है। तो ये स्टार्टिंग सैलरी है। अगर कोई IIT NID से पास आउट है तो फिर तो उसकी बात अलग है, उसको 50+ या 50,000, 1 लाख में सैलरी जा सकती है उसकी, बिकॉज वो उनके कॉलेज प्लेसमेंट्स होते हैं, तो उनको माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती हैं, तो ऑब्वियसली वो लैक्स में देगी सैलरी। बट अगर नॉर्मल है, प्लेसमेंट नहीं होती है, तो आप इतना मान के चलो। इससे ऊपर अगर आप सोचोगे मुझे फर्स्ट टाइम में ही मिल जाए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। एज ए इंटर्न तो पॉसिबल नहीं है, एज ए इंटर्न भी नहीं, फुल टाइम भी इधर नहीं है। फुल टाइम भी आप 20 तक मान के चलो। ठीक है। स्टार्टिंग में आप जस्ट कॉलेज पास आउट या आप कॉलेज में हो, इंटर्नशिप आपका लगता है, तो इतना आप मान के चल सकते हो 20 तक, 20-25, दिस इज द मैक्सिमम। ठीक है। मुझे ये तो पता लग गया इसका सैलरी वगैरह क्या है, सब कुछ मुझे पता लग गया। अब मुझे ये बताओ कि मुझे अपने करियर में एक सक्सेसफुल UX UI डिजाइनर बनना है। ठीक है। तो और मुझे क्या करना चाहिए, स्किल्स में क्या डेवलप, स्किल्स वगैरह क्या डेवलप करना चाहिए? ठीक है। तो UI UX में क्या होता है ना कि सबसे पहले UI आपको स्ट्रॉन्ग कर लो। आप UI स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप स्टार्ट आप कॉपी करना स्टार्ट कर दो। और कॉपी ऐसे नहीं कि आप ब्लाइंडली कॉपी कर रहे हो कि जोमेटो को उठाया कॉपी कर दिया। आप जब कॉपी कर रहे हो उस टाइम पे समझो कि जोमेटो ने ये आइकन क्यों यूज़ किया, ये कलर क्यों यूज़ किया, अगर उसने बॉर्डर में रेडियस डाला है तो इतना राउंड क्यों दिया, 4 दिया है 2 क्यों नहीं दिया। दिस इज़ द थिंग कि आप खुद से क्वेश्चंस करो जब आप कॉपी कर रहे हो। तो ये एक चीज़ है। उसके बाद आप UX से फोकस करो। UX से फोकस करने के लिए आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स स्ट्रॉन्ग करनी है। और वो कैसे होंगी, ऑब्जर्वेशन से। जैसे कि आप कहीं जा रहे हो या आप किसी फ्रेंड के घर गए हो, आप कहीं अपने रूम में बैठे हो, घर पे बैठे हो, आप ऑब्जर्व करो कि आपके रूम्स में ही कितने प्रॉब्लम्स हैं UX में। क्योंकि UX इज़ ऑल अबाउट प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स कुछ भी हो सकता है, डिजिटल भी और फिजिकल भी। जैसे अभी हम लोग बैठे हैं बात कर रहे हैं, काउच है, ये है, तो ये कंफर्टेबल है कि नहीं, दिस इज UX। अगर ये कंफर्टेबल नहीं है तो मतलब इसका UX खराब है, एक्सपीरियंस खराब है, दिस इज UX। तो ये सब ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट करो। जब आप इतना उसमें चले जाओगे ना, इतना कहते हैं ना डूब जाओगे UX में, तो फिर आपका वो आप हर टाइम सोचोगे कि यार इसमें भी कुछ तो प्रॉब्लम है, इसको ठीक करते हैं, चलो इसको ऐसे करते हैं। तो वो खुद से ही आपके अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर आपको कोई सिखाना नहीं पड़ेगा कि यार सीखो क्योंकि UX सिखा नहीं सकते। ऐसा नहीं कि मैं आपको बैठ के सिखा रही हूँ UX क्या होता है। आप प्रिंसिपल्स पढ़ सकते हो, उनके लॉस पढ़ सकते हो कि कहाँ कैसे यूज़ होता है UX, क्यों यूज़ करना चाहिए, ये सब आप पढ़ सकते हो। बट करना क्या है वो तो आपके ऑब्जर्वेशन से आएगा। तो वो इम्पॉर्टेंट है। UX स्किल्स में आपको ऐड करना ऑब्जर्वेशन, यूजेबिलिटी, कि यूज़र को प्रोडक्ट यूज़ करने में इजी हो। ऐसा नहीं कि वो यूज़ कर रहा है तो वो उसी में खो गया, यूज़ ही नहीं कर पा रहा है ना, कि साइन आउट का है, ये क्या है, वो क्या है, उसको यूज़ करने में इजी हो, वो आपको एक देखना है। और सबसे पहली चीज़, जो भी यूज़र है वो एक्सेसिबल हो आपका प्रोडक्ट, कि भाई वो हर कोई यूज़ कर पाए। ऐसा नहीं कि बस मैं अपने लिए ही बना रही हूँ, मुझे पता है कि कहाँ पे क्या क्या बटन्स हैं, मैं यूज़ कर लूँगी। क्योंकि आप जो भी डिज़ाइन कर रहे हो अपने लिए नहीं कर रहे हो, आप सामने वाले के लिए कर रहे हो, ऑडियंस के लिए कर रहे हो। तो आप ये सोच के करो कि मैं तो छोड़ो, बाकी लोग कर पाएंगे कि नहीं, कितना एक्सेसिबल है, कि भाई हर जनरेशन या स्पेशली एबल्ड पीपल उसको यूज़ कर पाएगा कि नहीं। कि जिसको कोई विजुअली इम्पेयरमेंट है, उसको नहीं दिखता है इतना, तो उसके लिए आप क्या दे रहे हो। कि कोई हैंडीकैप है या जो भी है, प्रोडक्ट्स हैं उसमें आप ऑडियो फीचर दे रहे हो कि नहीं। इट डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट कि आपका क्या प्रोडक्ट है। तो एक्सेसिबिलिटी, यूजेबिलिटी, मेमोरेबिलिटी, कि अगर कोई यूज़र बार बार आ रहा है आपके प्रोडक्ट पे तो उसको चीज़ें इतना ईजी हो कि याद हो जाए। ऐसा नहीं कि वो बार बार ढूंढ रहा है कि अरे वो बटन कहाँ गया है ना, वो आइकन कहाँ गया, उसको याद हो जाए एक बार में। इतना इजी हो आपका, सिंपल हो, क्लटर फ्री हो, UI अच्छा हो, सिंपल हो, क्लीन कलर्स हो, वार्म कलर टोन्स हो। मतलब कलर टोन से डिपेंड करते हैं प्रोजेक्ट पे। बट दीज आर द छोटी छोटी चीज़ें जो आपको याद रखनी है अपने प्रोजेक्ट को बनाने से पहले, और स्किल्स में ऐड करनी है, और वो आपको हेल्प करेगा ग्रो करने में। UX मेन है। हाँ जी। UX प्रोसेस, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू देते हो ना, आज के टाइम में जब भी आप इंटरव्यू देते हो, बिकॉज मैंने दिए हैं, मैंने n नंबर ऑफ इंटरव्यूज़ दिए हैं अभी, तो उनमें हमेशा एक चीज़ आती है कि प्रोसेस, क्या प्रोसेस है आपके दिमाग में जो आपने बना दिया किसी का कॉपी करके। बिहेंस पे इतने सारे केस स्टडीज़ हैं, वो एक टेम्पलेट बना हुआ है, लोग उसी को कॉपी पेस्ट करके बना के डाल देते हैं। आपको ये देखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी नीड क्या है। उसमें अभी जैसे कुछ लोगों ने डाल दिया ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन। अभी ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन कब करते हैं लोगों को यही नहीं पता।
मैंने पूछा क्यों ऐड किया, तो बोलते उसमें था इसीलिए मैंने ऐड कर दिया, बट वो आपके प्रोडक्ट की नीड ही नहीं थी, राइट, फिर भी आपने ऐड कर दिया, तो वो इंटरव्यूअर सोचेगा इसको पता ही नहीं है, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो। पहले आप ये देखो कि आपकी क्या नीड है, आपको क्या करना है। इंटरव्यू में सबसे पहले क्वेश्चन आता है यूएक्स प्रोसेस एक्सप्लेन करो अपना, तो आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करना, जो भी आप दिखा रहे हो अपना प्रोजेक्ट, कि आपने प्रॉब्लम से लेके और आपका जो गोल था आपने उसको कैसे अचीव किया। उसमें दो आते हैं, आउटकम और आउटपुट आता है। तो आउटपुट क्या होता है, आपके वायर फ्रेम और आपका परसोना, आपके यूआई डिज़ाइन, ये होता है आउटपुट। आउटकम होते हैं प्रोसेस, कि आप क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, आप कैसे एम्पैथी कर रहे हो, आप यूज़र से आपने क्या बात किया, यूज़र ने आपको क्या सोल्यूशन दिया, उसको क्या प्रॉब्लम हो रही थी, फिर आपने क्या रिसर्च किया, आपने पूरा प्रोसेस, अगर आपका इंटरव्यूअर को या सामने वाले को लगता है कि हाँ यार कुछ तो है, जेन्युइन है, ऐसा नहीं आप कुछ बनावटी बोल रहे हो, अपने आप बना लिया आपने स्टोरी और आपने बोल दिया जाके, क्योंकि यूजर जो भी एम्प्लॉय होता है, जो भी एम्प्लॉयर होता है, वो स्कैन कर लेता है कि आप कितना सच बोल रहे हो, कितना झूठ बोल रहे हो, क्योंकि वो क्रॉस क्वेश्चन करता है, फिर आप फंस जाओगे अगर आप झूठ बोल रहे हो। अगर आप एकदम ऑनेस्ट हो, अगर आपने बनाया है प्रोजेक्ट अपना, तो आप एकदम सच बोलोगे, कॉन्फिडेंट होगे कि हाँ ये मैंने किया है, ऐसे किया है, पूछो जो पूछना है, है ना। तो जहाँ पे भी अगर उसको लगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं खुद ही अगर मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह का हायरिंग करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि ये प्रोजेक्ट कहीं और से पकड़ा होता है, तो मैं बोलता हूँ कि ये ना मुझे सैंपल करके दिखाओ। 15 मतलब कि उसको ना 1 मिनट का मैं बोलूंगा सैंपल करके मुझे दिखाओ, या 15 से 20 सेकंड का मुझे ना सैंपल करके दिखाओ। उसमें फंस जाते हैं। और उनका जो पोर्टफोलियो होता है वो एकदम तगड़ा होता है, और जब वो वीडियो मुझे देते हैं, मैंने क्या एडिट करके दे दिया है, तो उसमें लग जाता है कि ये बंदा किया ही नहीं है। करेक्ट, वो पता चल जाता है जब आप किसी से बात करते हो, काम देख के, और जब बात करते हो तो समझ जाते हो कि इसका काम है कि नहीं। और सेकंड थिंग, इंटरव्यूअर क्या करते हैं, आपको ऑन कॉल ही, जैसे आपने बोला कि करके दिखाओ मुझे, वो आपको स्क्रीन शेयर करके कुछ देंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि इसको सॉल्व करके दिखाओ। तो वो उससे भी जज कर लेते हैं कि आपका कितना है, आपने कितना अपना सच बोल रहे हो, आप कितना आपने काम किया है। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, इवन मैं भी फंसी हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही प्रो थी, पहले से सीखा है मैंने भी गलतियों से। तो उसमें क्या होता है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनसे क्वेश्चंस पूछो। जैसे आपको बहुत ही एक बेसिक सा प्रॉब्लम दिया, तो आप डायरेक्टली उस सोल्यूशन पे जंप करने से पहले आप क्वेश्चंस पूछो उसके रिगार्डिंग कि ये क्यों है, क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा यूजर्स पे और बिजनेस पे, बिजनेस पैसा कैसे कमाएगा इससे, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछो। तो उसके दिमाग में क्या आता है ना इंटरव्यूअर के, कि हाँ यार ये बंदा ना वो है, थोड़ा इंटरेस्टेड है, मतलब कम्युनिकेशन अच्छा है, इसको डीप में जाना है, रिसर्च करना है, देन ये सोल्यूशन पे आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको अपने ऑब्जर्वेशन और रिसर्च स्ट्रॉन्ग करना है, और कम्युनिकेशन स्किल, कि आप क्वेश्चन पूछो एज मच एज यू कैन। This is the main तभी thing. जाके आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हो, समझ रहे हो। आप बताओ अभी आपका इनकम क्या है, और अभी आप कितना इनकम जनरेट कर रहे हो? अगर आप बताना चाहो तो। बहुत ही कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन पूछ लिया आपने। नहीं, अगर आप बताना चाहो तो। हाँ, मतलब एग्जैक्ट इनकम तो मैं नहीं बताओ, लेकिन फिर भी हाँ, क्योंकि एक मोटिवेशन होता है ना कि अच्छा दीदी ऐसा कर रही है, हम भी करेंगे और इतना पैसा मिलेगा। तो 2+ है, और बहुत इजीली हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, आराम से हो सकता है, बट उसके लिए आपको एकदम पैशनेट वाला मेहनत करनी है। इससे घर बैठे 1-2 केस स्टडी बनाने से ऐसा नहीं होगा। मतलब उसके लिए आपको 3-4 साल मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आप। अभी हम 8 इयर्स मुझे हो गए इंडस्ट्री में, तो तब जाके मेरा 2+ हुआ है एग्जैक्ट। तो सब लोग आइडिया लगा लेंगे, बट ठीक है, इट्स गुड। और अर्निंग से मैं हैप्पी हूँ कि ठीक है, जॉब से जो हो रहा है उसके लिए मैंने स्ट्रगल किया, तब जाके मैं यहाँ पहुंची, जो कि मेरा गोल था हो गया अचीव। ठीक है, दिस इज माय एंड गोल। 2+ क्या, मैं समझा नहीं। 2 लाख प्लस। अच्छा, मंथली। ओके भाई, समझ रहे हो, क्लियर कर रहा हूँ। मैं समझ गया था वैसे। अब बताइए आप, जो लोग अभी UX UI डिजाइनर स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस दोगे? ओके, सो सबसे पहले पेशेंस रखो। पेशेंस नहीं होता उनके अंदर, क्योंकि उनको लगता है यार फर्स्ट जॉब लग जाए, बस किसी तरह पैसे आ जाए, एक ही पोर्टफोलियो में ऐड कर दिया, इसी से सारे इंटरव्यू निकालने हैं। नहीं, आपको कम से कम अपने पोर्टफोलियो पे तो काम करो, अपने स्किल्स पे तो काम करो, बिकॉज पोर्टफोलियो ही
पहले आपका पोर्टफोलियो जाता है, उसके वो रिजेक्ट और सेलेक्ट होगा, तब आप पहुंचोगे। बिल्कुल। तो वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो लोग उसको टाइम दो, पोर्टफोलियो को टाइम दो, पेशेंस रखो, प्रोसेस पे ट्रस्ट करो और सीखते रहो सब जगह से। ऐसा नहीं कि एक ही जगह से सीखना है, जहाँ से मिल रहा है सब जगह से सीखो, करो और मुझसे सीखो, मैं सिखाती हूँ। पोर्टफोलियो में जेन्युइन चीजें डालो, ऐसा नहीं कि कहीं से कॉपी किया और आपने डाल दिया, क्योंकि वो ना आप लॉन्ग टर्म में सरवाइव नहीं कर सकते हो। आज के लिए हो सकता है कि आपका कहीं पे लग गया गलती से, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको जाके आए दिन काम तो करना है ना। फिर आप नेक्स्ट स्विच कैसे करोगे? और वहां पे भी तो वर्क दिखाओगे ना, उसके बाद तो फंस जाओगे। बिल्कुल। आपने स्टार्टिंग में फॉर एग्जांपल गलती से चले गए, किसी कंपनी में प्लेस हो गए, और उसके बाद क्या? उसके बाद तो फिर वही थोड़ी रहना है हमेशा। आपको वर्क करके दिखाना पड़ेगा ना, वहाँ पे कैसे करोगे फिर? और सबसे मेन चीज कि सब कुछ ऐड नहीं करना है केस स्टडी में, कि इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर भी, पर्सोना भी, सब कुछ नहीं। आप ये पहले ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो खुद से कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है, उसकी क्या नीड है, उसमें इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर डालने की नीड है या नहीं है। अगर है तो आप डालो, नहीं है तो क्यों डालना जबरदस्ती कि उसने डाला इसलिए मैंने भी डाल दिया। नहीं, जितना प्रोसेस दिखाने की नीड है उतना आप एक्चुअल जेन्युइन प्रोसेस दिखाओ। थोड़ा सा आप पोर्टफोलियो के बारे में बताइए कि कैसे पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन वगैरह हो सके। अगर किसी फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट कर रहा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट मिल सके, उसके लिए आप क्या बताना चाहोगे? ठीक है, तो पोर्टफोलियो में क्या होता है, सबसे पहले आपका प्रॉब्लम देखा जाता है कि आपने क्या प्रॉब्लम उठाया है। ठीक है, और आजकल मैंने देखा है लोग रीडिज़ाइन कर देते हैं। जैसे जेप्टो है, उसको रीडिज़ाइनिंग जेप्टो पूरा केस स्टडी बना के डाल दिया। इट्स गुड, आप रीडिज़ाइन करो, बट अगर आप रीडिज़ाइन कर रहे हो तो उसमें आप अपना यूएसपी क्या डाल रहे हो? जेप्टो तो ऑलरेडी बना हुआ है, जेप्टो के फाउंडर्स ने प्रॉब्लम देखा, उन्होंने बना के डाल दिया, चल रहा है मार्केट में, बढ़िया पैसे कमा रहे हैं। बट आपने क्या नया बनाया है ना, आपने क्या नया देखा उसमें? अगर आपको लगता है कि यार जेप्टो में ये प्रॉब्लम है, इसको मैं ऐसे सॉल्व करूंगा या करूंगी, तो फिर आपके केस स्टडी में, पोर्टफोलियो में थोड़ा सा स्ट्रांग है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम देखो कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या इनोवेशंस मैं कर सकता हूँ। तो आपने एक प्रॉब्लम उठा लिया कि भाई ये मेरा प्रॉब्लम है, अब इसका गोल आपने लिख दिया कि ये मेरा एंड गोल है, बट यहाँ तक जाने के लिए आपने क्या क्या स्टेप फॉलो किया, क्या क्या रिसर्च आपने किया। तो वो सब आपको दिखाना है कि आपने यूज़र एम्पैथी किया, यूज़र रिसर्च किया, मार्केट रिसर्च किया, आपने इंटरव्यूज़ लिए, लोगों से बात किया कि भाई आपका टारगेट ऑडियंस सपोज आपका एल्डर्स हैं, कुछ प्रोडक्ट आपने ऐसा बनाया कि वो एल्डर्स के लिए है, तो आप एल्डर्स के पास जाकर उनसे बात कर रहे हो कि भाई अभी ये प्रोडक्ट है, आपको इसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, अगर कोई कंपटीटर है क्या। जैसे पेटीएम है, फोन पे है, अगर फोन पे नहीं है तो फोन पे वालों ने रिसर्च किया होगा जाकर कि भाई आपको इस प्रॉब्लम, इसमें और क्या बेटर चाहिए जो हम आपके लिए कर सकते हैं। प्रॉपर रिसर्च किया मार्केट, ऐसा नहीं कि हाँ वो बना रहा है हम भी बना देते हैं, ऐसे नहीं। आप क्या नया डाल रहे हो उसमें, ये केस स्टडी में देखा जाता है कि आपका क्या यूएसपी है और कितना रिसर्च आपने उसमें किया है, कितना टाइम उसमें दिया है। उसके बाद आप फिर वायर फ्रेम और सोल्यूशन पे आओगे। तो प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट, और जैसे मैंने बोला कि प्रोसेस में सब कुछ नहीं डाल देना है कि पर्सोना भी, इंटरव्यू भी, सब कुछ भर दिया उसको एकदम डाल के। नहीं, आप देखो कि ठीक है आपकी नीड है कि आपने रिसर्च किया, आपने रिसर्च डाला उसमें कि क्या क्या आपको रिसर्च में डेटा मिला, वो डाला कि मार्केट में क्या चल रहा है, अगर कॉम्पिटिटर है तो उसमें क्या चल रहा है, उसमें क्या बुरा है और क्या आप अच्छा दे रहे हो अपने प्रोडक्ट में, वो आपने डाला। उसके बाद आपने लोगों से बात की है, इंटरव्यूज़ लिए हैं, तो उसमें आपको क्या रिजल्ट मिला है, उसमें क्या क्या आंसर्स मिले हैं, वो आपने उसमें डाला कि भाई मैंने बात की है, उनके बेसिस पे मैंने ये डिज़ाइन किया है। तो ये सब डालने के बाद फिर आप जब डिज़ाइन करते हो ना, तो आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बनता है, जेन्युइन बनता है, और फिर आप टेस्टिंग भी करते हो कि जो आपने बनाया है वो आपने टेस्ट किया कि भाई अब देखो आप यूज़ करके अब आपको सही लग रहा है क्या। तो वो एक बेसिकली यूसीडी प्रोसेस हो जाता है, यूज़र सेंटर डिज़ाइन, कि आप यूज़र को सेंटर में रख कर, यूज़र को फोकस कर कर आप डिज़ाइन कर रहे हो। तो दिस इज़ लाइक द मेन थिंग केस स्टडीज़ के लिए, पोर्टफोलियो के लिए। ओके, फॉर एग्जांपल डिजाइनिंग स्किल्स के साथ आपको क्या सॉफ्ट स्किल्स बिल्डअप करना चाहिए अपने लाइफ में, ताकि आप और ज़्यादा ग्रो कर सको? ओके, तो फर्स्ट थिंग होता है कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मुझे तो बात करनी नहीं आती क्लाइंट के साथ, तू कर लेना मेरी जगह। ऐसा नहीं होता, फिर आप ग्रो ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो किसी के सामने। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो उसमें आप जो भी अपना केस स्टडी प्रेजेंट कर रहे हो उसको एज अ स्टोरी टेलिंग आप प्रेजेंट कर रहे हो। तो आपका कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप यूज़र को एंगेज करो, आप उसको हुक कर लो कि यार सुनो मेरी बात, मैं कुछ बता रही हूँ। राइट। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको चाहे क्लाइंट से बात करनी हो, चाहे कलीग से बात करनी हो, नेटवर्किंग में हेल्प करता है, कम्युनिकेशन हेल्प करता है। कोलैबोरेशन बहुत हेल्प करता है। ऐसा नहीं कि यार हर जगह मैं ही काम करूंगी, मेरा ही नाम आना चाहिए, मुझे ही क्रेडिट मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता। एज अ टीम भी आप कभी कभी काम करते हो, राइट। तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि यार एज अ टीम कैसे काम करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल तो हर कोई कर लेता है। राइट। तो एज अ टीम इम्पॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सर्विस कंपनीज में क्या होता है, डेडलाइंस होती हैं। प्रोडक्ट में तो हमारे पास टाइम होता है ठीक ठाक, क्योंकि उनका अपना प्रोडक्ट है, वो प्रॉपर टाइम दे के बनाते हैं। सर्विस में क्या होता है, हमारे पास थोड़ी डेडलाइंस होती है कि भाई क्लाइंट है तो उसको 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में कुछ देखना है, रिजल्ट चाहिए। तो उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हो आप। तो मैं जब सर्विस में थी, मैंने एक ही सर्विस में काम किया है, बाकी मेरी सारी प्रोडक्ट कंपनीज हैं। तो उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आ गया मुझे कि भाई मैं अगर 1 हफ्ते में मुझे कोई बोले पूरा प्रोजेक्ट करके देना है तो आई कैन डू दैट, बिकॉज मुझे पता है कि आपको क्लाइंट को क्या चाहिए, क्योंकि हमने उससे बात करी है, रिसर्च करी है, और फिर बनाना है। तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा हमेशा आपको साथ नहीं होगा कि आपको बहुत टाइम मिलेगा रिसर्च के लिए और हर चीज़ के लिए, मंथ मिलेगा देन आप काम कर रहे हो। कभी कभी हो सकता है वीक मिले, कभी कभी हो सकता है डेज भी मिले। तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, आपको क्या लगता है कोई क्या टेक्निकल स्किल्स सीखना चाहिए डिजाइनिंग के लिए? कोडिंग इम्पोर्टेंट है या नहीं है? आप बताइए हमारे ऑडियंस को। कोडिंग सीखना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा बहुत नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इतना नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है कि आप जब आप डिज़ाइन कर रहे हो और आप डेवलपर्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, बिकॉज वही डेवलप करेगा आपका डिज़ाइन। तो आप उससे बात कर सको ईजिली कि यार ठीक है, इतना पिक्सल है, ये है, कलर है, CSS HTML, इतना आपको पता हो। बहुत इन डेप्थ नहीं कि जावा सीख रहे हो आप, पाइथन नहीं, सिर्फ थोड़ा बहुत पता हो, बेसिक्स, उतना बस। करना आता है या नहीं आता, कोडिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता डिज़ाइनिंग में। ओके, आपको क्या लगता है आपने सक्सेसफुल एक डिजाइनर बनना है तो कौन सा ऐसा स्किल्स है जो बिल्डअप करना चाहिए? ओके, सो फर्स्ट इज कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए आपको ऑब्जर्वेशन और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को आपने अपने हाथ में लिया कि हाँ यार ये मैं सॉल्व करूँगी, तो आप उसे कर दो फिर सॉल्व। ऐसा नहीं कि आप बाद में आके दूसरों का हेल्प ले रहे, अरे यार ये कैसे होगा, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। आपका ब्रेन इतना शार्प आप कर लो कि आप कुछ भी लोगों से बात करके उसका सोल्यूशन निकाल लो। एक प्रोसेस के साथ काम करना आपको आना चाहिए, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा ग्रो करने में। ओके, नेटवर्किंग के बारे में बताइए कि अगर फॉर एग्जांपल नेटवर्किंग हेल्प करता है कि नहीं? नेटवर्किंग बहुत हेल्प करता है। अभी मैंने लास्ट ईयर से मैंने स्टार्ट किया है इवेंट्स में, कॉन्फ्रेंसेस में जाना, तो वो बहुत हेल्प करता है। आपके माइंडसेट पे बहुत हेल्प करता है। आपका जो माइंडसेट होता है ना ग्रोथ वाला, वो बहुत अच्छा हो जाता है। पहले आप क्या होता है कि आप अपने एक जोन में हो, आपके वही 2-4 कलीग्स हैं ऑफिस वाले, उनसे मिलते हो, घर आते हो, अपने कंफर्ट जोन में होते हो। बट जब आप कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो ना, नए नए लोगों से मिलते हो, तो आपको लगता है अरे यार ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे, हम कहाँ लैग कर रहे हैं। तो फिर आप भी थोड़ा सा इंस्पायर होते हो और इनिशिएट करते हो, और हम भी कुछ करते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भी अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही ये चीज़ें स्टार्ट किया था, और सेकेंड ईयर में नेटवर्किंग की मदद से मुझे क्लाइंट मिल गए थे। वही नेटवर्किंग बहुत हेल्प करता है। और सेम टू सेम मैंने अपने चैनल भी जब स्टार्ट किया था तो मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो चैनल ऐसे ही स्टार्ट किया था मजे में, क्योंकि ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था लोगों से बात करने में। तो ऐसे स्टार्ट किया, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था। कॉलेज के जैसे एंटर किया था कॉलेज में, उसी समय मैंने स्टार्ट किया था, और मुझे पता नहीं था कि आज ये पॉडकास्ट वगैरह करूँगा। सिर्फ मैंने ये स्टार्ट किया था कि चलो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, इसीलिए बोलने के लिए जस्ट एक प्लेटफॉर्म था कि चलो यहाँ पे आके बनाते हैं। फिर उसके बाद कमेंट भी आए, बहुत नेगेटिव कमेंट भी आते थे। नेगेटिव इग्नोर करने चाहिए। और वो चीज़ें आपको इम्प्रूव करती है। बिल्कुल। और वो चीज़ें अगर आप सुनते हो, अपने आप को अपग्रेड करते हो, तो आप और बेटर ही होते हो। करेक्ट, है कि नहीं? आप ये बताइए, और आप क्या एडवाइस देना चाहोगे अगर कोई न्यू बिगिनर स्टार्ट करना चाहता है, जिसको अभी कुछ भी पता नहीं है, तो उसको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? ओके, तो
उनके लिए सबसे पहला एडवाइस ये है कि ग्रोथ के लिए आना है आपको, अपने माइंडसेट को ग्रो करने के लिए आना है। सिर्फ ये सोचकर आना कि यार मुझे अर्निंग चाहिए, मुझे अच्छा खासा पेचेक चाहिए हर महीने अपने अकाउंट में, अगर सिर्फ ये सोच के आना है तो आई थिंक आप एक जगह आके तो आपको मिलेगा, फिर आप स्टक हो जाओगे कि अब क्या करें, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि आपको अच्छा ही मिल रहा है सब कुछ, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो उसमें आपको अपना ऐसा बनाना है कि यार मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पेचेक विल फॉलो अगर आपके पास स्किल्स हैं तो वो डेफिनेटली सैलरी आपके पास आएगी। वो 3 इडियट्स का डायलॉग है ना कि क्या है वो, कुछ तो कि एक्सेलेंस झक मार के आएगी, कुछ तो है ऐसा ही कुछ है ना। हाँ, तो डेफिनेटली आप अपने स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करो, उस पे काम करो, पेशेंस रखो, पैसा तो आएगा। बिकॉज मैंने भी पेशेंस रखा और पैसा आ रहा है। अगर मैं तभी सोचती कि अरे यार पैसा ही नहीं है, कितने पैसे मिलते हैं, 11,000 रुपये, 10,000 रुपये, क्या ही होगा, तो शायद मैं यहाँ तक नहीं आ पाती। तो पेशेंस रखो, प्रोसेस पे ट्रस्ट करो, अपने स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करो और लोगों से मिलो, नेटवर्किंग करो, कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग करो, कोलैबोरेशन करो लोगों के साथ, और अपने आप आएगा पैसा। ओके, लास्ट अब जाते जाते अपने ऑडियंस को आप बताइए कि और क्या क्या चीज़ें करना चाहिए। आप अपने ऑडियंस से बात कीजिए। ठीक है, तो मैं अपने ऑडियंस से यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि डिज़ाइन में पैसा नहीं है, या फिर AI जॉब ले जाएगा, या फिर आपको लगता है कि यार सब तो अच्छा कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने स्किल्स देखिए, आपका पैशन की है किस चीज़ में। अगर वो जेन्युइनली डिज़ाइन में है, आपको लगता है कि आप अच्छे हो UI में, UX में, आप जेन्युइनली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो लोगों का, यूज़र्स का, आप अपने घर में ऑब्जर्व करो कि आप कितने अच्छे हो प्रॉब्लम सॉल्विंग में। अगर आप हो तो ये फील्ड करियर डेफिनेटली आपके लिए है, आप आ सकते हो। और पैसा बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है, सबका क्वेश्चन होता है। मेरे पास भी बहुत सारे लोग हैं डिज़ाइनर्स, वो भी देखेंगे पॉडकास्ट, तो उनके लिए, सबके लिए मैं यही बोलूँगी, पैसा है। अभी उन सबको मेरी सैलरी पता चल गई है बट ठीक है, एग्जैक्ट नहीं पता है, बट हाँ पैसा है, पैसा कहीं नहीं जा रहा है। सबसे पहले दिमाग से पैसा निकाल दो। और इवन बहुत सारे पेरेंट्स का भी रहता है, यार क्या कर रहे हो यार, BTech करो, है ना, CA करो, ये सब क्या डिज़ाइनिंग बना रहे हो। तो उनके लिए भी मैं बोलना चाहूँगी कि मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया, वो अभी तक भी करते हैं। उन्होंने देखा था मुझे 8 साल पहले कि यार मैं किस में अच्छा क्या कर सकती हूँ। तो ब्लाइंडली फेथ करो अपने ऊपर, अपने स्किल्स पे, अपने प्रोसेस पे, और स्टार्ट कर दो अपना डिज़ाइन करियर, डिज़ाइन जर्नी, और फिर मिलेंगे 8-9 साल बाद कभी, तो तब बताना पैसा है कि नहीं। ओके, कैसा लगा आपको पॉडकास्ट? बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया सच्ची में। हाँ सच्ची में। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसे ही पॉडकास्ट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैं कोशिश करूँगा और बेटर से बेटर गेस्ट लाने के लिए। अगर आप ऐसे सपोर्ट करते हो तो मैं और बेटर से बेटर गेस्ट लाऊंगा। और मुझे बताओ कि और हम बेटर कैसे कर सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट करके मुझे बताओ, वो अगर कोई गेस्ट आता है तो मैं उनसे पूछूंगा। तो अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में छोड़ो। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चीज़ें लाइफ में अपने बेहतर से बेहतर करते रहो और ऐसे ही नए नए चीज़ों सीखते रहो।